गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एंटी पोवर्टी मेजर्स। कल हमने डिस्कस किया था कॉजेज़ ऑफ पोवर्टी। ठीक है, इंडिया में जो पोवर्टी है किन किन कारण की वजह से बनी हुई है। आज हम रीड करने वाले हैं जो पोवर्टी बनी हुई है इंडिया में, उन्हें रिड्यूस करने के लिए या रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट जो है उसने कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई है। गवर्नमेंट ने जो भी स्ट्रेटेजी अपनाई है वो 2 प्लैंक्स में जो है अपनाई है। फर्स्ट आता है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। सेकंड आता है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना कि लोगों की इनकम बढ़ सके। सेकंड में आ जाता है एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, मतलब गवर्नमेंट ने इस तरह के प्रोग्राम लॉन्च किए जिससे गरीबी को ख़त्म किया जा सके। गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, ठीक है। अब इन्हें हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। ओके, ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स लास्टिंग अप टू द अर्ली 80s, मतलब पिछले अगर हम 30 सालों को देखें अर्ली 80s के टाइम पीरियड पर, मतलब 1980s का जो स्टार्टिंग टाइम था, इस टाइम पीरियड तक जो लोगों की इनकम ग्रोथ थी, ठीक है, देयर वर लिटल पर कैपिटा इनकम ग्रोथ, मतलब लोगों की जो इनकम ग्रोथ थी वो बहुत कम थी। एंड नॉट मच रिडक्शन इन पोवर्टी, जिसकी वजह से पोवर्टी के अंदर रिडक्शन नहीं हो पाई, कमी नहीं हो पाई। ऑफिशियल पोवर्टी एस्टिमेट्स अगर हम ऑफिशियल डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो वो कितनी थी भाई, 45%, ठीक है। कब तक, 1950s तक। और सेम वो 1980s तक भी सेम वही पोवर्टी रेशो बना रहा। सिंस द 80s इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन 1980 के बाद, मतलब 1980 का जो एंड आया और 1980 के टाइम पीरियड पर, ठीक है, उस टाइम पीरियड पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ी, और इतना बढ़ी कि हम अगर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री में इंडिया आया। द ग्रोथ रेट जंप फ्रॉम द एवरेज ऑफ, अब इंडिया का जो ग्रोथ रेट था वो कितना जंप कर गया, 1970 में वो 3.5% था, और बढ़कर वो 1980 से 1990 के बीच में वो 6% तक इंक्रीज हो गया, ठीक है। जिसकी वजह से पॉवर्टी के अंदर भी रिडक्शन हुआ, मतलब एक बहुत अच्छा हमें रिजल्ट मिला कि इनकम ग्रोथ हुई तो रिडक्शन में भी, पॉवर्टी में भी रिडक्शन आई। क्लियर। Therefore, it is becoming clear that there is a strong link between economic growth and poverty reduction. इस तरह से हमें ये क्लियर हो जाता है कि अगर इनकम ग्रोथ होती है तो पॉवर्टी भी रिडक्शन, उसका भी रिडक्शन होता है। मीन्स अगर लोगों की इनकम बढ़ती है तो पॉवर्टी भी कम होती है, गरीबी भी कम होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडन्स अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर लोगों की इनकम बढ़ती है तो वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है, लोगों के लिए मौके अवसर प्रोवाइड करती है, वो साधन वो रिसोर्सेज लोगों को प्रोवाइड करती है, जिसके बेसिस पर जिस ह्यूमन के ऊपर अगर इन्वेस्ट करते हैं ये लोग, मतलब ह्यूमन जो है, मनुष्य जो है, जब उसके विकास के लिए लोगों के पास जो उसके विकास के लिए जो भी आवश्यक रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड हो पाते हैं, किसकी वजह से, इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से। अगर लोगों की इनकम बढ़ती है तो लोगों के ह्यूमन के ग्रोथ के लिए जो जो चीज़ें, जिन जिन चीज़ों की नीड होती है वो चीज़ें अवेलेबल हो पाती हैं, क्योंकि लोगों के पास अगर पैसा आ जाता है तो वो लोग अपने बच्चों को एजुकेशन दिला पाते हैं, उनकी प्रॉपर हेल्थ केयर कर पाते हैं, उनको एक अच्छी न्यूट्रिशियस जो फूड चाहिए होता है, एक अच्छी हेल्दी डाइट उनको प्रोवाइड करा पाते हैं, ठीक है। और उनको कोई एजुकेशन के बाद कोई कोर्स या ट्रेनिंग उनको दिला पाते हैं, जिससे आगे चलकर वो अच्छी जॉब ले पाएँ, ठीक है। ये कब पॉसिबल होता है, जब लोगों की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, मतलब लोगों की इनकम बढ़ती है, तो ये सब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं। क्लियर। दिस ऑल्सो एनकरेज पीपल
This also encourage people to send their children, including the girl child, to schools in the hope of getting better economic returns from investing in education. अगर लोगों की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है तो वो पीपल अपने बच्चों को, इवन गर्ल चाइल्ड जो होती हैं उनको भी स्कूल में भेजने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास जो इकोनॉमिक अर्निंग सोर्स जो है वो बढ़ चुका होता है। मतलब अगर लोगों की आय अच्छी होगी, उनकी इनकम अच्छी होगी, तो वो अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। अगर वो इन्वेस्ट कर पाएंगे तो किस होप में इन्वेस्ट करते हैं कि फ्यूचर में जो भी वो पैसा उनके ऊपर लगा रहे हैं, बड़े होकर वो सब पैसा वो वापस अर्न कर लेंगे बच्चे, ठीक है। हाउएवर द पुअर में नॉट बी एबल टू टेक डायरेक्ट एडवांटेज। हालांकि जो पुअर पर्सन होते हैं, जो पुअर्टी लाइन होते हैं, वो इस तरह का डायरेक्ट एडवांटेज इससे नहीं ले पाते, वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। जो पुअर पीपल है उनकी इनकम ही नहीं बढ़ेगी, तो वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अपने बच्चों को कैसे दे पाएंगे, है ना। तो इसीलिए पुअर पीपल जो हैं अपने बच्चों को इस तरह की फैसिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड करा पाते। मोर एवर ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ मच बिलो एक्सपेक्टेशंस। इसको देखो, अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कराने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर का अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाई जितनी एक्सपेक्टेशन की गई थी, मतलब जितनी उम्मीद की गई थी, जितनी संभावना थी ग्रो करने की, उतनी नहीं हो पाई। स्पेशली विलेजेस में रहने वाले जो पीपल हैं ज़्यादातर किस पर डिपेंड होते हैं भाई, एग्रीकल्चर पर। एग्रीकल्चर पर वो डिपेंड होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर भी कितने लोगों को, मान लो एक फैमिली में 10 अगर पर्सन हैं और उनके पास 1 या 2 ही फील्ड हैं, तो वो 10 के 10 पीपल उन्हीं 2 फील्ड में लगे रहेंगे। अब जैसे कि हमने अर्लियर चैप्टर में रीड किया था, सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा था ना हमने, तो इन सभी रीज़न से एग्रीकल्चर जो है पूरा 12 महीने तो जॉब नहीं दे सकती है, ठीक है, और ना ही सभी लोगों के लिए इतना प्रोड्यूस कर सकती है कि सभी लोगों की उसमें अर्निंग हो सके, है ना। तो इस तरह की सीजनल और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ही पॉवर्टी बनी रहती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। क्लियर। अगर किसी के पास अच्छी बहुत ज़्यादा ज़मीन है, वो पर्सन, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जिसके पास थोड़ी बहुत ही लैंड है और फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं, तो ऐसी फैमिली मेम्बर्स की लाइफ जो है पॉवर्टी के अंदर सफ़र करती है। In these circumstances, there is a clear need for targeted anti-poverty program. इन सभी circumstances को, इन सभी बाधाओं से निपटने के लिए जो गवर्नमेंट है एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम स्टार्ट करती है, लॉन्च करती है। एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम का मतलब गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ठीक है, मतलब गरीबी को ख़त्म करने के लिए जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट करती है। ऑल्दो देयर आर सो मैनी स्कीम्स विच आर फॉर्मुलेटेड टू अफेक्ट पॉवर्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हालांकि जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं जो पॉवर्टी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। इनमें से कुछ आ जाती हैं जो हम यहाँ रीड करेंगे। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। देखिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को हम मनरेगा कॉल करते हैं। कई बार इसका नाम मनरेगा की बजाय नरेगा भी हम देख सकते हैं। तो अगर मनरेगा मिले या नरेगा मिले, बात सेम ही है, ठीक है। अगर मनरेगा मिलता है तो वहाँ हम महात्मा गांधी एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, और नरेगा मिलता है तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्लियर। तो है सेम ही बात। तो ये स्टार्ट की गई थी 2005 में। इसका एम क्या था भाई, जो रूरल एरिया में रहने वाले अनएम्प्लॉयड हैं, मतलब वो पर्सन जो गांव में रहने वाले बेरोजगार हैं, उन्हें 100 दिन का काम देना, ठीक है, और ताकि उनको 100 दिनों तक अपना अर्निंग सोर्स मिल सके, जिसके बेसिस पर वो अपनी रोजी रोटी चला सकें। और ये कहाँ, रूरल एरिया के लिए। इट ऑल्सो एम्ड एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू एड्रेस द कॉज ऑफ ड्राउट, डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन। अगर किसी भी रीज़न से, ठीक है, मान लीजिए सूखा पड़ गया है, डिफॉरेस्टेशन है या सॉइल इरोजन है, इनकी वजह से पॉवर्टी बनी हुई है, इनकी वजह से लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है, ये सभी रीज़न कहीं ना कहीं पीछे अगर हैं, तो इन सभी से सफ़र करने वाले लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है ये वाली स्कीम।
क्या इस स्कीम के अंडर क्या है, 100 डेज का ये जो है वर्क लोगों को देगी, रूरल एरिया में रहने वाले लोगों को। अब इस स्कीम का एक और क्या की फीचर्स है भाई, एक तो ये 100 डे का वेजेस दिलाती है अनएम्प्लॉयड पर्सनस को, ठीक है। दूसरा क्या है, 1/3 जो जॉब है किसके लिए प्रपोज करती है, वीमेन के लिए। मीन्स 1/3 टोटल जो जॉब है, उन टोटल जॉब में से 1/3 जॉब वीमेन के लिए आरक्षित कर दी गई हैं, फिक्स कर दी गई हैं, ठीक है। और ये 2 पॉइंट हो गए। और इस स्कीम के अंडर जो बेरोजगार हैं, उन बेरोजगारों में से 220 करोड़ पर्सनस को जो रोजगार जो है दिया गया है, ठीक है। और अगर हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें तो 4.78 करोड़ हाउस होल्ड्स लोगों को ये काम, मतलब इस स्कीम के अंडर काम मिला है। द शेयर ऑफ SC/ST वीमेन पर्सन डेज इन द स्कीम आर, इस स्कीम के अंडर जो SC/ST और वीमेन हैं उनका अगर हम काम का रेशो अगर देखें स्कीम के अंडर तो कितना है, SC के लिए 23%, ST के लिए 17% और वीमेन के लिए 53%। द एवरेज वेज हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 65 इन 2006-07 में जो एक एवरेज वेजेस वेतन रखा गया था स्कीम के अंडर काम करने वाले लोगों का, वो कितना रखा गया था 6-7 में, 65 रुपीज़। इसको बढ़ाकर 13-14 में 132 कर दिया गया। अगर आज हम 2018 के डाटा के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इस वेजेस को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, रिवाइज कर दिया गया है। और किसके अकॉर्डिंग रिवाइज किया है, स्टेट टू स्टेट, मतलब हर स्टेट में हमें इसका जो वेजेस है इस स्कीम के अंडर अलग अलग देखने को मिलता है। द वेज रेट फॉर अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर हैज़ बीन रिवाइज्ड, मतलब अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर का मतलब क्या है भाई, यहाँ वो लेबर जो अनस्किल्ड हैं, मतलब जिन्होंने कोई काम सीखा नहीं हुआ, कोई ट्रेनिंग नहीं ली हुई, जो मैनुअल वर्कर करते हैं, मतलब दिहाड़ी, मतलब जैसे डेली वेजेस पर काम करने वाले, मजदूरी या हम बोल सकते हैं दिहाड़ी, जो हाथों से अपना मैनुअली कोई वर्क करते हैं, ठीक है। इस तरह के अनस्किल्ड वर्क के लिए वेजेस जो है स्टेट टू स्टेट डिफरेंट और यूनियन टेरिटरीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट फिक्स किया गया है, ठीक है। हरियाणा के अंदर अगर हम देखें तो 281 डिसाइड किया गया है 2018 डेटा के अकॉर्डिंग, और झारखंड और बिहार में अगर हम देखें तो 168 पर डे के हिसाब से किया गया है फिक्स, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी स्कीम आ जाती है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ओके। इसमें ये दूसरी स्कीम है जो कि 1993 में स्टार्ट की गई थी। इसका एम क्या था कि जो भी रूरल एरिया में रहने वाले पीपल हैं उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना। मीन्स गांव में रहने वाले, रूरल एरिया में रहने वाले जो एजुकेटेड पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनके लिए कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, ठीक है। अब ये कैसे की है गवर्नमेंट ने, कोई उनको बैंक से या कोई सब्सिडी वगैरह दिलाकर, ठीक है। इसके अलावा दे आर हेल्प्ड इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। अब कोई अपना इन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड के लिए, मतलब पढ़े लिखे जो बेरोजगार हैं रूरल एरिया में या छोटे से किसी टाउन में रहने वाले, किसी गांव या कस्बे में रहने वाले जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, उनके लिए कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करने या कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है सहायता देती है। अब नेक्स्ट स्कीम आ जाती है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये लॉन्च किया गया था 1995 में। इसका एम क्या था भाई, जो रूरल एरिया हैं या स्मॉल टाउन्स हैं उन एरिया में रहने वाले लोगों के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, इनके लिए भी अपना कोई छोटा मोटा वो काम स्टार्ट कर सकें, इस तरह की जो फैसिलिटी है प्रोवाइड कराई गई, ठीक है। देखो इससे पहले वाली जो थी वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पर्सन के लिए थी, लेकिन जो ये रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है ये 1995 में स्टार्ट किया गया और इसका एम था कि रूरल और टाउन में, स्मॉल टाउन में रहने वाले जो बेरोजगार लोग हैं, यहाँ एजुकेटेड का स्पेशली नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। अब
अ टारगेट फॉर क्रिएटिंग, इसका क्या टारगेट था कि 25 लाख न्यू जॉब जो हैं आने वाले 10 साल 10th 5 ईयर, ठीक है, आने वाले जो 10th 5 ईयर हैं उनके अंदर 25 लाख नई जॉब क्रिएट करना इन लोगों के लिए जो रूरल और स्मॉल टाउन्स में रहने वाले लोग हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्कीम आती है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये स्टार्ट की गई थी 1999 में, ठीक है। इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य क्या था भाई कि जो भी पुअर फैमिलीज हैं, जो लो पॉवर्टी, ठीक है, फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन, मीन्स ब्रिंगिंग द असिस्टेड पुअर फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन, मतलब जो पॉवर्टी लाइन के अंडर फैमिलीज आती हैं, ऑर्गेनाइजिंग दैम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप थ्रू अ मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट। अब इसके अंदर आने वाली फैमिली जो है उनके लिए बैंक से कुछ हेल्प देकर या गवर्नमेंट्स की तरफ से कुछ सब्सिडी, कोई छूट देकर, ठीक है, इस योजना के अंडर ये कोई छूट या कोई लोन वगैरह दिलाकर हेल्प की जाती है। अब आती है नेक्स्ट प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये स्टार्ट की गई थी 2000 में, ठीक है। एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस इज गिवन टू स्टेट। इसमें इस स्कीम के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को कुछ हेल्प देती है, ठीक है, कुछ फंड हेल्प करती है ताकि वो लोगों को अपने गांव, अपनी स्टेट में रहने वाले लोगों को, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी या प्राइमरी एजुकेशन या रूरल शेल्टर का मतलब गांव में रहने वाले लोगों को घर, ठीक है, हाउसिंग फैसिलिटी, या रूरल ड्रिंकिंग वाटर, गांव में रहने वाले लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराया जाए, या गांव में रहने वाले जो लोग हैं उन तक बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का भी जो है अरेंजमेंट किया जाए, उन तक इलेक्ट्रिसिटी भी पहुंचाई जाए, ठीक है। ये किसके अंडर किया गया भाई? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंडर, जो कि 2000 में इंट्रोड्यूस की गई थी। इसके अलावा एक अनदर स्कीम आती है अंत्योदय अन्न योजना। कौन सी आती है? अंत्योदय अन्न योजना। ये भी 2000 में इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है। इसके अंडर क्या है बेटा कि जो भी राशन शॉप्स होती हैं उन शॉप्स पर जो लो पॉवर्टी के अंडर आने वाले पर्सन्स हैं उन पर्सन्स को बिल्कुल सस्ते दामों पर अनाज प्रोवाइड कराना, ठीक है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे डिटेल में, ओके। अब बात करते हैं द रिजल्ट्स ऑफ दीज प्रोग्राम्स हैव बीन मिक्स्ड। इनका जो रिजल्ट आया वो मिक्स आया, मतलब हमें जितनी सक्सेस मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली। इसके पीछे सबसे बड़ा क्या कारण है? इफेक्टिवनेस इज द लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड राइट टारगेटिंग। सही दिशा में काम नहीं किया गया, प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन मतलब सही तरीके से इनको लागू नहीं किया गया, ठीक है। और जो ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स की वजह से या डिस्पाइट गुड इंटेंशंस द बेनिफिट्स ऑफ दीज स्कीम्स आर नॉट फुली रीच टू द डिजर्विंग पुअर। क्योंकि देखो इंटेंशंस तो अच्छी थी, इंटेंशन अच्छी, गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए इस इंटेंशन से ये इंट्रोड्यूस की, लेकिन इस स्कीम्स का जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे उन तक पहुंच नहीं पाई। इसका क्या कारण था कि पॉवर्टी कंटिन्यू रही पूरी तरह से, इन स्कीम्स के लॉन्च करने के बावजूद भी पॉवर्टी बनी रही। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जो रियलिटी में डिजर्विंग कैंडिडेट था, जो एक्चुअल में पुअर पर्सन था, उन तक ये सब स्कीम्स के थ्रू जो भी बेनिफिट मिलना था वो पहुंच ही नहीं पाया, ठीक है। तो देयरफॉर द मेजर एम्फेसिस इन रिसेंट ईयर इज ऑन प्रॉपर मॉनिटरिंग और ऑल द पॉवर्टी एलिवेशंस प्रोग्राम, की जो भी गरीबी को ख़त्म करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए जो प्रोग्राम लॉन्च किए जाएं उनके ऊपर गवर्नमेंट अपना पूरी नज़र रखे ताकि गरीबी को ख़त्म किया जा सके, तभी गरीबी कम हो सकती है। अब बात करते हैं द चैलेंजेस अहेड। मीन्स गवर्नमेंट ने प्रोग्राम लॉन्च किए, अपनी तरफ से गरीबी को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए, लेकिन आगे भी फ्यूचर में भी गरीबी जो है, पॉवर्टी जो है, एक चैलेंज हमें दिखाई दे रही है। क्योंकि जब तक पॉवर्टी अच्छी तरह से ख़त्म ही नहीं होगी तो ये हमें आगे भी चलकर हमारे ग्रोथ, हमारे डेवलपमेंट के अंदर एक बाधा ही बनी रहेगी।
ठीक है। पॉवर्टी हैज सर्टेनली डिक्लाइन इन इंडिया, कुछ हद तक पॉवर्टी इंडिया में डिक्लाइन हुई है, बट डिस्पाइट द प्रोग्रेस पॉवर्टी रिडक्शन रिमेन्स इंडियाज मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज। लेकिन इन सभी प्रोग्रेस के बावजूद गरीबी जो है इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी बाधा बनी हुई दिखाई दे रही है। वाइड डिस्पैरिटीज इन पॉवर्टी आर विजिबल बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया एंड अमंग डिफरेंट स्टेट्स। मीन्स जो ये पॉवर्टी है ये हमें रूरल और अर्बन एरिया में या स्टेट टू स्टेट डिफरेंट तरीके से हमें डिफरेंट लेवल पर हमें देखने को मिलती है। सर्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स आर मोर वनरेबल टू पॉवर्टी। कुछ सोशल, अब किस तरह से अब हम रूरल और अर्बन में हमें देखने को अलग अलग मिलती है भाई, ठीक है। कैसे भाई कि जो सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप्स जो कि हमने पहले भी पढ़े थे बेटा, अर्लियर टॉपिक में हमने ये रीड किए थे सोशल एक्सक्लूजन ग्रुप के बारे में और इकोनॉमिक ग्रुप्स के बारे में जो ज़्यादा पॉवर्टी को सफ़र करते हैं। सोशल में कौन से थे, एससी था, एसटी था, शेड्यूल कास्ट हुआ, शेड्यूल ट्राइब्स हुआ। इकोनॉमिक ग्रुप्स में कौन से आते हैं, जो रूरल और अर्बन एरिया में जो डेली वेजेस पर काम करते हैं, ठीक है, वो सभी वल्नरेबल हैं। वो ऐसे वल्नरेबल ग्रुप हैं जो पॉवर्टी के अंडर आते हैं। मतलब जो सोशल, कुछ सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप्स जो हैं, ठीक है, आर मोर वल्नरेबल टू पॉवर्टी, वो ज़्यादा सफ़र करते हैं पॉवर्टी के अंडर, ठीक है। पॉवर्टी रिडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू मेक बेटर प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। पॉवर्टी को कम करने के लिए ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले जो 10 और 15 साल होंगे इनमें पॉवर्टी को कम कर दिया जाए, ठीक है। दिस वुड बी, और ये कब पॉसिबल हो सकता है भाई, यहाँ से देखो बेटा एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि हाउ पॉवर्टी वुड बी रिड्यूस, ठीक है, कैसे पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। तो दिस वुड बी पॉसिबल, ये कब पॉसिबल हो सकता है, मेनली ड्यू टू हायर इनकम ग्रोथ, जब लोगों की इनकम बढ़े, ठीक है। इनकम ग्रोथ कैसे होगी भाई, जब इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएंगी कि लोगों को अर्निंग सोर्स मिले, काम करने की जॉब्स मिलें, और वो जॉब मिलेगी तो अर्निंग हो पाएगी, और अर्निंग होगी तो उनकी इनकम भी बढ़ पाएगी, ठीक है। इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, और इस चीज़ पर भी पूरा ध्यान दिया जाए कि लोगों को एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो फ्री उनके लिए प्रोवाइड करा दी जाए, और वो फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन सब तक पहुंच पाए। यूनिवर्सल मतलब सब तक पहुंच पाए। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, और बढ़ती जनसंख्या के ऊपर कुछ रोक लगा दी जाए, मतलब जनसंख्या जो बड़ी फास्टली बढ़ रही है उसको कम कर दिया जाए, उसकी ग्रोथ पर थोड़ा उसको कम कर दिया जाए। इसके अलावा इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ द वीमेन एंड द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। समाज में जो वीकर सेक्शन है, वीकर सेक्शन कौन कौन से हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और SC BC, सोशली एजुकेशनली वीकर सेक्शन जो हैं, ठीक है। तो ऐसे सेक्शन जो हैं, ऐसे वीकर सेक्शंस और जो वीमेन हैं, इनको अगर एम्पावरमेंट मतलब इनकी ग्रोथ पर इनको ऊपर उठाया जाए और इनकी ग्रोथ के लिए काम किया जाए, इनको भी वो अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं आगे बढ़ने के लिए, इनको वो पावर दी जाए आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, तब ही ऐसी सिचुएशन में ही पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सकता है। क्लियर? The official definition of poverty, however, captures only a limited part of what poverty really means to people. ऑफिशियल अगर हम एक गवर्नमेंट की तरफ से पॉवर्टी की डेफिनेशन देखें तो वो सिर्फ एक लिमिटेड पार्ट को ही कंसीडर करती है, जिसमें आ जाता है पॉवर्टी रियली मीन्स टू पीपल। Limited part of what poverty really means to people. It is about a minimum subsistence level of living rather than a reasonable level of living. अब अगर हम एक ऑफिशियल डेफिनेशन देखें गवर्नमेंट की तरफ से पॉवर्टी की, तो वो लिमिटेड वर्ड्स को, लिमिटेड चीज़ को ही कंसीडर करती है। कौन से लिमिटेड को? कि लोगों को सब्सिस्टेंस लेवल मतलब जीने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, बेसिक सिर्फ जो फूड है वही अगर मिनिमम मिल जाए तो वो
अगर वो मिल रहा है तो वो पुअर्टी के अंडर नहीं है। ठीक है, अब करना तो क्या चाहिए भाई, रीजनेबल लेवल भी, मतलब जो चीज़ें वो ले रहा है वो रीजनेबल प्राइस पर उनको मिलें, तभी, मतलब अगर नैरो मीनिंग देखें तो सिर्फ वो बेसिक जो फूड है, खाना, उसी को कंसीडर करेगी पोवर्टी। अगर वो मिल रहा है तो वो पुअर नहीं है। ठीक है, लेकिन जो रीजनेबल लेवल है वो दूसरे पहलुओं को, दूसरे एस्पेक्ट्स को भी कंसीडर करेगा। ठीक है, जैसे एजुकेशन, शेल्टर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, तो इसके अंदर ब्रॉड मीनिंग के अंदर ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। मैनी स्कॉलर्स एडवोकेट दैट वी मस्ट ब्रॉडन द कंसेप्ट इनटू ह्यूमन पॉवर्टी। बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, उन्होंने इस पॉवर्टी के कंसेप्ट को बढ़ाने के लिए, ह्यूमन पॉवर्टी कंसेप्ट को बढ़ाने के लिए सजेशन दिया है कि हमें एक नैरो मीनिंग में इसको नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसको एक ब्रॉड कंसेप्ट के रूप में लेना चाहिए। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे हैव बीन एबल टू फीड देमसेल्व्स, मतलब एक बहुत बड़ा जो लोगों का पार्ट है वो हो सकता है कि अपना पेट जो है भर सके, लेकिन पेट भरना ही सफिशेंट नहीं है। ठीक है, गरीबी ये नहीं है कि अगर वो बहुत सारे लोग अपना पेट भर रहे हैं तो वो गरीब नहीं है। इसके लिए हमें दूसरे एस्पेक्ट्स को भी कंसीडर करना चाहिए। जैसे कि दूसरे कौन से भाई, जैसे कि एजुकेशन, शेल्टर, हेल्थ केयर, जॉब सिक्योरिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सभी। ठीक है, कास्ट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एजुकेशन, शेल्टर, हेल्थ केयर, जॉब सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंस, ये लोगों के पास होना चाहिए। अगर इनकी कमी है तो भी वो पॉवर्टी के अंडर आते हैं। क्लियर, मीन्स बिलो पॉवर्टी आते हैं अगर ये सभी चीज़ें नहीं हैं। इज द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड लेबर स्टिल कॉमन? वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस शोज दैट विद डेवलपमेंट द डेफिनेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स पॉवर्टी आल्सो चेंजेस। तो जैसे जैसे टाइम के साथ साथ जो डेवलपमेंट है हमारा, उस डेवलपमेंट के लिए जो जो फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं, मीन्स हमारे विकास के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं, अगर वो चीज़ें हमें नहीं प्रॉपरली मिल पा रही हैं तो हम बिलो पॉवर्टी के अंडर ही कंसीडर किए जाएंगे। तो टाइम के साथ पॉवर्टी की जो डेफिनेशन है उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। एरिडिकेशंस ऑफ पॉवर्टी इज ऑलवेज मूविंग टारगेट, मीन्स पॉवर्टी के अंदर जो रिड्यूस करने की, पॉवर्टी के अंदर जो कमी है, पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। होपफुली वी विल बी एबल टू प्रोवाइड द मिनिमम नेसेसरी इन टर्म्स ऑफ ओनली इनकम टू ऑल पीपल बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट डिकेड। नेक्स्ट जो 10 ईयर है इनके अंदर हम उम्मीद करते हैं कि लोगों की जो इनकम है, मिनिमम ऐसी इतनी इनकम जिसमें वो अपनी बेसिक नीड्स को, जो उसके लिए आवश्यक है, ज़रूरी है, उन सभी बेसिक नीड को वो पूरा कर पाए, खरीद पाए, उनको अवेलेबल अफोर्ड कर पाए। तो ये अगर सब चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि पॉवर्टी का रेशो रिड्यूस हुआ है। बट द टारगेट विल मूव ऑन फॉर मैनी ऑफ द बिगर चैलेंजेस। लेकिन जो भी टारगेट बनाया गया है उसके सामने बड़ी चुनौतियां हैं और वो अभी भी बनी हुई हैं। कौन सी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं भाई? प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटी, एजुकेशन, जॉब सिक्योरिटी, ठीक है, एंड अचीविंग जेंडर इक्वलिटी एंड डिग्निटी फॉर द पुअर। दिस विल बी इवन बिगर टास्क। ये भी बहुत बड़े काम हैं। जब तक इन सभी टास्क पर काम नहीं किया जाएगा, इनको ख़त्म नहीं किया जाएगा, उस टाइम पीरियड तक हमें जो पॉवर्टी है इसके अंदर रिडक्शन नहीं मिल पाएगी। तो इस फील्ड में काम करना बहुत ज़रूरी है अगर हमें पॉवर्टी को रिड्यूस करना है। ओके, तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक जो कि ख़त्म होता है।